राधे राधे आप सभी को। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 54 को। क्या कहता है सेक्शन 54? प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। यानी प्रीवियस बैड कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं होगा एक्सेप्ट इन रिप्लाई। दैट मीन्स सेक्शन कंटेन्स एक्सेप्शन ऑल्सो। सेक्शन कंटेन्स जनरल रूल एज वेल एज एक्सेप्शन ऑल्सो। जनरल रूल क्या है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एक्यूज का बैड कैरेक्टर इरेलेवेंट है। ये क्या है? ये एक जनरल रूल है। और वहीं साथ में एक्सेप्शन क्या दे दी? एक्सेप्ट इन रिप्लाई। लेकिन रिप्लाई में एक्यूज पर्सन का बैड कैरेक्टर रेलेवेंट है। ठीक है, अभी बेरक की रीडिंग देंगे तो सब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सेक्शन की रीडिंग देते हैं एक बार। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द एक्यूज्ड पर्सन हैज अ बैड कैरेक्टर is irrelevant unless evidence has been given that he has a good character, in which case it becomes relevant. तो सबसे पहले हम सेक्शन के जनरल रूल को डिस्कस करते हैं। तो जनरल रूल क्या है? इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द एक्यूज्ड पर्सन हैज अ बैड कैरेक्टर इज इररिलेवेंट। यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में फैक्ट ये है कि एक्यूज एक बैड कैरेक्टर का पर्सन है, ये जो फैक्ट है ये इररिलेवेंट है। ठीक है, अब आप पहले यहां एक चीज समझो। सेक्शन 53 में हमने क्या पढ़ा कि क्रिमिनल केसेस में एक्यूज के गुड कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट है। यही पढ़ा था हमने। क्रिमिनल केसेस में एक्यूज के गुड कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट है। पर सेक्शन 54 में क्या दिया है जी? क्रिमिनल केसेस में एक्यूज के बैड कैरेक्टर का एविडेंस इररिलेवेंट है। क्या दिया सेक्शन 54 में? क्रिमिनल केसेस में एक्यूज के बैड कैरेक्टर का एविडेंस इररिलेवेंट है। तो ऐसा क्यों है आप मुझे बताएंगे? ऐसा इसलिए है ताकि कोर्ट प्रेजुडिस ना हो जाए, बायस ना हो जाए। कोर्ट को यह ना लगे कि सिंस एक्यूज एक बैड कैरेक्टर का पर्सन है तो हो सकता है इसी ने ऑफेंस किया होगा। इसलिए क्रिमिनल केसेस में एक्यूज के बैड कैरेक्टर के एविडेंस को इररिलेवेंट माना जाता है। ठीक है, तो जनरल रूल क्या है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में फैक्ट कि एक्यूज एक बैड कैरेक्टर का पर्सन है, ये फैक्ट एक इररिलेवेंट फैक्ट है। ठीक है, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द एक्यूज्ड पर्सन हैज अ बैड कैरेक्टर इज इररिलेवेंट। राइट, अब आगे इन्होंने क्या दिया है जी? अनलेस evidence has been given that he has a good character, in which case it becomes relevant. इसका मतलब ये किससे डील कर रहा है? सेक्शन के एक्सेप्शन से डील कर रहा है। अनलेस से लेकर रेलेवेंट तक किससे डील कर रहा है? इस जनरल रूल के एक्सेप्शन से डील कर रहा है। एक्सेप्शन मींस कब क्रिमिनल केसेस में एक्यूज का बैड कैरेक्टर रेलेवेंट होगा। ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या कहता है? एक्सेप्शन स्टेट्स पर अगर डिफेंस ने एविडेंस दे दिया कि जो मेरा क्लाइंट है, दैट इज जो एक्यूज है, वो गुड कैरेक्टर का पर्सन है, तो फिर प्रोसिक्यूशन रिप्लाई में एक्यूज के बैड कैरेक्टर का एविडेंस प्रोड्यूस कर सकता है और अब एक्यूज के बैड कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट माना जाएगा। क्लियर हुआ? दैट मीन्स बैड कैरेक्टर का एविडेंस प्रोसिक्यूशन स्टार्टिंग में लीड नहीं कर सकता। यानी ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन डायरेक्टली एक्यूज के बैड कैरेक्टर का एविडेंस लीड नहीं कर सकता। पर अगर डिफेंस ने एक्यूज के गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे दिया है तो अब प्रोसिक्यूशन रिप्लाई में एक्यूज के बैड कैरेक्टर का एविडेंस लीड कर सकता है और अब एक्यूज के बैड कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट माना जाएगा। क्लियर हुआ? तो जनरल रूल क्या था? एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर ऑफ एक्यूज इररिलेवेंट इन क्रिमिनल केसेस। Evidence of bad character of accused is irrelevant in criminal cases. But section के अंदर exception क्या दे दी? Exception is bad character of accused will become relevant in reply. चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं।
आगे कहता है एट स्टेज ऑफ ट्रायल इफ एक्यूज एट बैड कैरेक्टर प्रोसिक्यूशन डायरेक्टली कैन नॉट बी अलाउड टू प्रूव एविडेंस ऑफ हिज बैड कैरेक्टर. When defense gives evidence of good character relevant, now bad character also become relevant and prosecution can give evidence regarding his bad character. Prosecution directly or per se cannot give evidence of bad character. तो देखो इस पूरी स्लाइड में इन्होंने वही बात बता रखी है जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं. क्या कहा इन्होंने कि ट्रायल के स्टेज के दौरान अगर एक्यूज का बैड कैरेक्टर है तो प्रोसिक्यूशन डायरेक्टली एक्यूज के बैड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकता. ठीक है, यानी प्रोसिक्यूशन पर से एक्यूज के बैड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकता. लेकिन अगर डिफेंस काउंसिल एक्यूज के गुड कैरेक्टर का एविडेंस लीड करता है तो फिर अब इसके रिप्लाई में प्रोसिक्यूशन एक्यूज के बैड कैरेक्टर का एविडेंस लीड कर सकता है और अब वो बैड कैरेक्टर का एविडेंस जो है वो रेलेवेंट माना जाएगा. तो जैसे एग्जांपल से समझते हैं. सपोज करके चलिए क्रिमिनल केस इज गोइंग अगेंस्ट एक्यूज ए. ठीक है, ए जो कि एक एक्यूज है उसके अगेंस्ट क्रिमिनल केस चल रहा है. अब ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन एक्यूज के बैड कैरेक्टर का एविडेंस लीड करना चाहता है. प्रोसिक्यूशन कोर्ट के आगे एक्यूज का बैड कैरेक्टर शो करना चाहता है. तो क्या वो ऐसा कर सकता है? बताइए. तो आंसर इज प्रोसिक्यूशन डायरेक्टली ए के बैड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकता. हां, लेकिन अगर डिफेंस काउंसिल एक्यूज का गुड कैरेक्टर कोर्ट में शो करता है, डिफेंस काउंसिल ये दिखाता है कि देखो जनाब मेरा क्लाइंट तो बहुत अच्छे कैरेक्टर का है, इसके बहुत सारे एनजीओ चल रहे हैं, ये कैंसर पेशेंट की मदद करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो अब इसके रिप्लाई में प्रोसिक्यूशन एक्यूज का बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकता है. अब प्रोसिक्यूशन एक्यूज के बैड कैरेक्टर का एविडेंस देकर उसके गुड कैरेक्टर के एविडेंस को रिबट कर सकता है. प्रोसिक्यूशन ये दिखा सकता है कि देखो जनाब ये करप्ट पर्सन है, ये ड्रंक के आर्ड है, ये वुमेनाइजर है, ये डिसऑनेस्ट पर्सन है और अब ए का बैड कैरेक्टर रेलेवेंट माना जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं. अब ये सेक्शन 54 दो एक्सप्लेनेशन से डील करता है. तो चलिए इनको देखते हैं क्या कहती है जी एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन 1 स्टेट्स दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू केसेस इन विच द बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज इटसेल्फ अ फैक्ट इन इशू. तो एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है? ये सेक्शन कब अप्लाई नहीं होगा? जब एक्यूज का बैड कैरेक्टर ही अपने आप में फैक्ट इन इशू है. तो अब एक्यूज के बैड कैरेक्टर का एविडेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है. तो जब एक्यूज का बैड कैरेक्टर ही अपने आप में फैक्ट इन इशू है तो अब एक्यूज के बैड कैरेक्टर का एविडेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है. यानी अब एक्यूज का बैड कैरेक्टर रेलेवेंट होगा. ऑलराइट. अब एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है इसको भी देख लेते हैं. अ प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलेवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर. तो क्या कहती है एक्सप्लेनेशन 2? एक्यूज को प्रीवियसली भी कन्विक्ट किया जा चुका है, ये फैक्ट एक्यूज के बैड कैरेक्टर के एविडेंस के तौर पर रेलेवेंट है. ठीक है, दोबारा से बता रहा हूं, एक्यूज को प्रीवियसली भी कन्विक्ट किया जा चुका है, तो ये जो फैक्ट है ये फैक्ट एक्यूज के बैड कैरेक्टर के एविडेंस के तौर पर रेलेवेंट है. ऑलराइट. अब एक बात आप बहुत ध्यान से समझ लो. एक्सप्लेनेशन 2 में क्या वर्ड कंटेन है? अ प्रीवियस कन्विक्शन. क्या वर्ड दे रखा है? प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलेवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर. प्रीवियस कन्विक्शन. यहां वर्ड प्रीवियस एक्यूटल या फिर प्रीवियस एक्यूजेशन, प्रीवियस एक्यूटल या फिर प्रीवियस एक्यूजेशन नहीं दे रखा, बल्कि क्या वर्ड दे रखा है? प्रीवियस कन्विक्शन. दैट मीन्स एक्यूज को पहले किसी केस में कन्विक्ट किया गया हो. ठीक है, उसे बाकायदा पहले किसी केस में सजा मिली हो. देन ओनली इट विल बी रेलेवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर. ठीक है,
तो ये पीटी के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप याद रखना, टर्म प्रीवियस कन्विक्शन इज यूज्ड एंड नॉट प्रीवियस एक्विटल और प्रीवियस एक्यूजेशन। एक्यूजेशन या एक्विटल से काम नहीं चलेगा। काम किससे चलेगा कि एक्यूज को प्रीवियसली किसी ऑफेंस के सिलसिले में कन्विक्ट किया गया हो, देन ओनली इट विल बी रेलेवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। तो प्रीवियस कन्विक्शन को रेलेवेंट क्यों माना जाता है? बिकॉज जो एक्यूज का प्रीवियस कन्विक्शन है ये क्या शो कर रहा है कि एक्यूज जो है वो बैड कैरेक्टर का पर्सन है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, अगर किसी पर्सन को पहले किसी ऑफेंस के सिलसिले में कन्विक्ट किया जा चुका है, वो पहले किसी ऑफेंस के सिलसिले में सजा काट के आ रखा है, तो इसका मतलब वो जो पर्सन है वो बैड कैरेक्टर का है, राइट? तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये दोनों एक्सप्लेनेशन कम और एक्सेप्शन ज्यादा है। वैसे इनकी हेडिंग तो है एक्सप्लेनेशन, लेकिन ये डील किससे कर रही है? एक्सेप्शन से, कि कब एक्यूज के बैड कैरेक्टर का एविडेंस क्रिमिनल प्रोसीडिंग में रेलेवेंट माना जाएगा। इसलिए टाइटल तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, लेकिन अंदर ये जो है किससे डील कर रही है? एक तरीके से एक्सेप्शन से। ठीक है, तो जब आप इन एक्सप्लेनेशन को सेक्शन के कंटेक्स्ट में रख के पढ़ोगे, देन यू विल गेट टू नो कि ये बेसिकली एक्सेप्शन से ही डील कर रही हैं। ओके, दोबारा से बता रहा हूं, देखो सेक्शन ने क्या स्टेट किया कि क्रिमिनल केसेस में एक्यूज का बैड कैरेक्टर इरेलेवेंट है। ये क्या है? ये जनरल रूल है जी। लेकिन ये दोनों एक्सप्लेनेशन क्या कर रही हैं? ये दोनों एक्सप्लेनेशन एक्यूज के बैड कैरेक्टर को रेलेवेंट डिक्लेयर कर रही हैं। तो ये भी एक तरीके से क्या हुई? ये भी एक तरीके से एक्सेप्शन हुई। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस सेक्शन की टोटल 3 एक्सेप्शन है। कौन कौन सी? एक एक्सेप्शन जो सेक्शन के मेन पार्ट में गिवन है, और बाकी की 2 एक्सेप्शन एक्सप्लेनेशन में गिवन है। ठीक है, आगे देखते हैं। When the previous bad character is relevant, the previous bad character of the accused in criminal cases is relevant in the following circumstances. Number 1, when the accused has adduced evidence that he has been of good character, the prosecution can lead evidence to the effect that he has been a bad character. Number 2, when the bad character of the accused itself is a fact in issue, the evidence of bad character of the accused may be given. And third, a previous conviction is relevant as evidence of bad character. ठीक है, तो ये सेक्शन 54 की 3 एक्सेप्शन है। ओके, पहली एक्सेप्शन किससे डील कर रही है? रिप्लाई से। दैट मींस बैड कैरेक्टर का एविडेंस प्रोसिक्यूशन स्टार्टिंग में लीड नहीं कर सकता, यानी ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन डायरेक्टली एक्यूज के बैड कैरेक्टर का एविडेंस लीड नहीं कर सकता। पर अगर डिफेंस ने एक्यूज के गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे दिया है, तो अब प्रोसिक्यूशन रिप्लाई में उसके बैड कैरेक्टर का एविडेंस लीड कर सकता है, और अब एक्यूज के बैड कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट मान लिया जाएगा। ओके, सेकंड एक्सेप्शन क्या थी? वेयर द बैड कैरेक्टर ऑफ द एक्यूज इटसेल्फ इज अ फैक्ट इन इशू। एंड थर्ड एक्सेप्शन डील्स विद प्रीवियस कन्विक्शन। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 के। एक्सप्लेनेशन 1 के एग्जाम्पल देख लेते हैं सबसे पहले। एक्सप्लेनेशन 1 किससे डील करता है? जब बैड कैरेक्टर अपने आप में ही एक फैक्ट इन इशू है, राइट? तो देखो, एक्सप्लेनेशन को बिगिन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने आईपीसी का सेक्शन 375 और सीआरपीसी का सेक्शन 110 अच्छे से किया हुआ है, तो ही ये सेक्शन आप कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, चलिए रीड करते हैं एक्सप्लेनेशन 1 को। In an inquiry under section 110 CRPC, the very character of the accused is in question, and so the evidence to that effect is admissible. Likewise, in the cases of enhancement of sentence under section 75 of IPC, or in the cases where it has to be decided whether the accused shall be released on probation or not, the bad character of the accused is directly a fact in issue, and in such cases, such bad character can be proved directly irrespective of whether evidence of good character is produced by accused or not. तो अगर आपने सेक्शन 75 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 110 ऑफ सीआरपीसी, अगर आपने इन दोनों सेक्शन को अच्छे से पढ़ा है, तो आप एक्सप्लेनेशन 1 को इजीली कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन 2 देख लेते हैं क्या कहता है जी। Where the previous conviction is relevant as evidence of bad character,
evidence of bad character of accused is relevant. Under section 71 of IPC, if it is proved that a person is a previous convict, he shall be sentenced to much longer term of imprisonment than would normally have been awarded to him. Under such circumstances, the previous conviction of the accused will be proved. That means सेक्शन 71 आईपीसी के तहत अगर एक्यूज को प्रीवियसली कन्विक्ट किया गया है तो अब ये फैक्ट एक्यूज के बैड कैरेक्टर के तौर पर एविडेंस में एडमिसिबल होगा और अब एक्यूज को सजा बढ़ा के दी जा सकती है. He will be liable to enhance punishment on account of previous conviction. एक सेकंड, यहां सेक्शन 71 नहीं आएगा बल्कि सेक्शन 75 आएगा. राइट, यहां सेक्शन 71 नहीं आएगा, ये क्लरिकल मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए. यहां सेक्शन 75 आएगा. ओके. एंड लास्टली क्या बोलता है? A previous conviction may be relevant under section 43 illustration E. Section 43 illustration E खोल के देखो इंडियन एविडेंस एक्ट का. There you will find a previous conviction may be relevant. अच्छा, वैसे आप एक बात बताइए, हमने प्रीवियस कन्विक्शन को लेकर और कहां पढ़ा था? याद है किसी को? प्रीवियस कन्विक्शन को लेकर हमने पहले भी कहीं डिस्कस किया हुआ है. कोई बता सकता है? एनीवन? तो देखो मैं आपको बता दूं, हमने प्रीवियस कन्विक्शन को सेक्शन 14 एक्सप्लेनेशन 2 में पढ़ा था. याद आया किसी को? देखना आप अपना बेरक खोल के, सेक्शन 14 एक्सप्लेनेशन 2 में हम ऑलरेडी प्रीवियस कन्विक्शन से डील कर चुके हैं. और ठीक इसी तरह हम आगे एक सेक्शन में, सेक्शन 153 में एक्सेप्शन 1 में भी प्रीवियस कन्विक्शन को डील करेंगे. ठीक है. ये जो टर्मिनोलॉजी प्रीवियस कन्विक्शन है, ये मेरे अकॉर्डिंग पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट में 3 जगह इस्तेमाल किया गया है. कहां कहां पे? सेक्शन 14 एक्सप्लेनेशन 2, सेक्शन 54 एक्सप्लेनेशन 2 एंड सेक्शन 153 एक्सेप्शन 1. ओके. हाँ, बट आप एक बात याद रखना, डोंट मिक्स देम. ओके, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ. इन तीनों को आपस में इंटरलिंक करके अपने आप को कंफ्यूज मत करना. ठीक है. तो देखो, ये था हमारा सेक्शन नंबर 54. सेक्शन 54 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी एज वेल एज फॉर मेंस. चलिए अब इसकी पीटी की बातें डिस्कस कर लेते हैं हम. पीटी में क्वेश्चन बार बार आता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एक्यूज पर्सन का बैड कैरेक्टर रेलेवेंट है या नहीं. तो आंसर क्या है? जनरल रूल इज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर ऑफ एक्यूज इज इररिलेवेंट इन क्रिमिनल केसेस. और एक्सेप्शन क्या क्या दे रखी है? एक्सेप्शन 3 है. कौन कौन सी? बैड कैरेक्टर ऑफ एक्यूज विल बिकम रेलेवेंट इन रिप्लाई. सेकेंड, व्हेन बैड कैरेक्टर ऑफ एक्यूज इज इटसेल्फ ए फैक्ट इन इशू. एंड लास्ट, प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ एक्यूज. तो ये दोनों एक्सप्लेनेशन और सेक्शन के अंदर जो एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रखी है, ये बार बार पीटी में पूछते हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना. अब इस डायग्राम को देख लेते हैं. क्रिमिनल केसेस में एक्यूज के कैरेक्टर की बात कर रहा है. क्रिमिनल केसेस में गुड कैरेक्टर ऑफ एक्यूज रेलेवेंट. 2, वीक पीस ऑफ एविडेंस. सेकेंड, बैड कैरेक्टर ऑफ एक्यूज इज इररिलेवेंट एक्सेप्ट. एक्सेप्शन क्या है जी? When accused prove good character, their bad character can be proved in reply. Second, when bad character is itself a fact and issue. And third, previous conviction is relevant as evidence of bad character. Okay? तो ये था हमारा आज का लेक्चर. अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा. और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है. और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं. और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की. स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया.
अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।